नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी प्यारे मित्रों? आज हम हिंदी व्याकरण के मॉडल पेपर 7 को हल करने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए प्रश्नों को हल करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न आपके लिए लाई है गुरु आज्ञा क्लासेस। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें आपको पूछा गया है प्यारे मित्रों। तो पहला आपने है विकल्प उद्धत, दूसरा है परमोषध, तीसरा है दुरुपयोग और नंबर 4 पर है तपोवन। तो व्यंजन संधि का पूछा गया है। तो देखिए तपोवन तप प्लस उपवन से मिलकर के बना है, तप है प्लस उपवन से मिलकर के बना है। किससे? तप है प्लस वन से मिलकर बना है, माफ कीजिएगा उपवन बोलने में आ गया। तप है प्लस वन से बना है, विसर्ग संधि है। दुरुपयोग जो है, दुरुपयोग क्या है? यह भी विसर्ग संधि का है, दुह प्लस उपयोग से मिलकर बना है, दुह प्लस उपयोग से मिलकर के यह बना है। बात करते हैं परमोषध। परमोषध जो है वृद्धि संधि का है, परम प्लस औषध से मिलकर बना है, परम प्लस औषध से मिलकर के यह बना है। तो ये दोनों विसर्ग संधि के हो गए। यह स्वर संधि का। उद्धत जो है यह उत प्लस हत से मिलकर बना है, उत प्लस हत से मिलकर बना है, जो किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है प्यारे विद्यार्थियों? व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो विकल्प संख्या 1 जो है आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है व्यायाम में कौन सी संधि है। व्यायाम शब्द दिया गया है और इस व्यायाम में संधि पूछी गई है। तो देखिए जो व्यायाम का संधि विच्छेद होता है वह होता है वी प्लस आयाम होता है। क्या होता है? वी प्लस आयाम होता है। वी में व में ई की मात्रा है, ई के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ई क्या हो जाएगा? यह बन जाता है। तो वह आधा हो जाएगा, यह में आ मिल जाएगा, आगे याम श्रेष्ठ है। तो व्यायाम क्या बना? व्यायाम। कौन सी संधि आ गई प्यारे विद्यार्थियों? ई का यह कौन सी संधि में होता है? स्वर संधि में। स्वर संधि के कौन से भेद में होता है? यण संधि में होता है। तो विकल्प संख्या 1 जो है प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब बनी थी? 10 मई 1963। हमने अपनी पिछली कक्षा में इस प्रश्न को हल किया था। 9 उसमें धाराएं थी, यह भी हमने देखा था। अब बात आती है कि राजभाषा का जो अधिनियम उसमें संशोधन कौन से वर्ष में हुआ। तो मैं आपको बता दूं 1967 में, 1967 में इसमें संशोधन हुआ। कब हुआ? 8 जनवरी को यह अधिनियम पारित कर दिया गया। 8 जनवरी 1968 में पारित हुआ। और संशोधन कौन सा कहलाएगा? ये 1967 कहलाएगा। संशोधन राजभाषा अधिनियम संशोधन कौन सा कहलाएगा? 1967। और 8 जनवरी 1968 को ये क्या हुआ? पारित हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो 2 शब्द होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक तो होता है पवन और एक होता है पावन। दोनों ही कौन सी संधि के हैं? आपके अयादी संधि के उदाहरण है। कौन सी है? अयादी संधि के उदाहरण। फर्क कितना है? इसमें आव का निर्माण हुआ है और इसमें अव का निर्माण हुआ है। तो अव का निर्माण कब होता है? जब ओ के बाद असमान स्वर हो। और आव का निर्माण कब होता है? जब औ के बाद निर्माण हो। अब पवन में क्या है? ओ का निर्माण है। तो प में क्या जुड़ा होगा बताइए? ओ जुड़ा होगा। देखिए पो में प में यहाँ है ओ प्लस अन। तो विकल्प संख्या 3 जो है आपके प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह पूछा गया है आपको। तो देखिए निर्निमेष जो शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह निर प्लस निमेष से मिलकर बना है। निर प्लस निमेष से मिलकर के बना है। कौन सा उपसर्ग आ गया? निर उपसर्ग आ गया। विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 6 में प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है अभि उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी अभि उपसर्ग जो, प्रत्येक उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो अभि उपसर्ग का अर्थ पूछ लिया, यहाँ शब्द नहीं पूछा कि किसमें जुड़ा है, क्या पूछ लिया गया है कि अभि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए क्या होता है? अपवाद या विपरीत होता है क्या? नहीं। हाँ, अभि का अर्थ होता है सामने, पास में या विशेष, है ना, ये इसका अर्थ होता है। और इससे बनने वाले शब्द क्या है? अभिमान है, अभिवादन है, अभिषेक है, अभिनय है। ये क्या है? सब अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो अभि का क्या है? अर्थ क्या है? सामने, पास है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। पूछा गया है प्रश्न संख्या 7 में, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? पर्यावरण में, अलंकार में, तिरोभाव में या आविर्भाव में? तो देखो, आविर्भाव जो होता है वह आविर प्लस भाव होता है, आविर प्लस भाव होता है, इसमें नहीं। तिरोभाव की अगर बात करें सेम वैसा होगा। अलंकार अलम प्लस काल होता है, अलम प्लस कार होता है। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो परि प्लस आ प्लस वर्ण से यह मिलकर बना है, परि प्लस आ प्लस वर्ण, इन तीन से मिलकर के यह बना है। तो एक तो परि उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग दो, एक से अधिक तो दो होते हैं, तो किसमें हुआ है? पर्यावरण में हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यादृच्छिक इक प्रत्यय दिख रहा है, कौन सा है? इक प्रत्यय है। देख लीजिए, छोटी ई की मात्रा है इसलिए छोटा ई, ध्यान रखना। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों जो एक बार में ही हम हल कर देते हैं, सही होते हैं और बिल्कुल सही जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? यानी प्रत्यय सही नहीं रहेगा। अब प्रभ विष्णु है, इसमें प्रभ जुड़ा है विष्णु में, तो उपसर्ग है। पथरेला, पथरेला नहीं होता, क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? पथरीला होता है। क्या होता है? पथरीला। तो यहाँ पर जो इला प्रत्यय है वह सही नहीं जुड़ा है। यहाँ पर इला प्रत्यय की जगह कौन सा जोड़ दिया है इन्होंने? एला प्रत्यय जोड़ दिया है, जो कि क्या है? गलत है। इला सही है। तो विकल्प संख्या 2 जो है उसमें प्रत्यय का सही उपयोग या प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 10 की हम बात करते हैं। कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं? गंतव्य है, हार्दिक है, गरिष्ठ है, पेशाचिक है। तो देखो, पेशाचिक पिशाच प्लस इक, पिशाच प्लस इक से पेशाचिक बना है। गुरु, गुरु प्लस इष्ट है ना, गुरु प्लस इष्ट से मिलके गरिष्ठ बना है। बात करते हैं हार्दिक की, हृदय, हृदय, हृदय प्लस इक से हार्दिक बना है। गंतव्य जो है ये गम प्लस तय से मिला बना है, गम प्लस तय से मिलकर बना है। और यह आपके गम जो है यह क्या है? गम क्या है? धातु है। क्या है? विशेषण या संज्ञा नहीं है। विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? प्रश्न संख्या कौन सी का? 10 का सही उत्तर है आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। फटाफट से राधे राधे लिख दीजिए, राधे राधे लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया, निम्नलिखित पदों में से, निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों है। जीवन मरण, तो इसमें संधि कहाँ हो रही है? नहीं है। पंचतत्व, इसमें संधि नहीं हो रही है। हस्तलिखित, इसमें संधि कहाँ हो रही है? हस्त और लिखित, कहीं संधि नहीं हो रही है। नीलाकाश, नीला प्लस आकाश, नीला प्लस आकाश, आ और आ मिलकर के आ का निर्माण कर रहे हैं। नीलाकाश कर्मधारय समास में आ गया, कर्मधारय समास में आ गया, तो संधि भी हो रही है और समास भी हो रहा है। विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। संधि और समास में क्या समानता है? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों ही शब्द का विकास होता है, नहीं, एक में वर्ण का और एक में शब्द का, तो ये तो गलत है। संधि और समास दोनों में ध्वनियां मिलती है, नहीं, एक में ध्वनि मिलती है और एक में क्या मिलते हैं? शब्द मिलते हैं। संधि और शब्द दोनों में ध्वनि का विकास अनिवार्य है, नहीं है। दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। तो विकल्प 4 जो है वह सही है कि दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं? संक्षिप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 13, शाखा मृग शब्द में समास है, कौन सा समास है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शाखा मृग शब्द है, क्या शब्द दिया गया है? शाखा मृग जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है? शाखाओं पर विचरण करने वाला, शाखाओं पर विचरण करने वाला। अब शाखाओं पर विचरण करने वाला कौन होता है? वानर होता है, बंदर होता है। तो यहाँ शाखा मृग किसको कहा गया है? वानर को या बंदर का पर्यायवाची है। अन्य अर्थ में लिया गया है तो कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची शब्द आपको बताने। किसके? बिजली के।
ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभा होते हैं क्या? नहीं होते। विद्युत बिल्कुल होता है, तड़ित भी होता है, चपला भी होता है, दामनी भी होती है। विकल्प संख्या 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये तीनों ही माफ कीजिएगा, चारों ही क्या है? बिजली के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। निम्न में से हरि शब्द का अर्थ नहीं है। किसका? हरि शब्द का अर्थ नहीं है। हरि यानी रंग, सूर्य, भगवान और सिंह, तो ये तीनों तो हरि के ही अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों। रंग हरि का नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर भी क्या होगा? रंग, विकल्प संख्या 1 ही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं देता? जलज का अर्थ क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, ये होता है। ठीक है, कमल जल में जन्म लेता है, सही है। मोती भी लेता है, मछली, लेकिन नीर यानी तो पानी होता है। पानी का जन्म पानी में तो नहीं होता है, वो तो स्वयं ही पानी है। तो विकल्प संख्या 4 जो है ये क्या है? जलज का अर्थ नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। आरोही शब्द विपरीतार्थक शब्द है। आरोही का अर्थ क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अवरोही कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोही। पर्वतारोही, पर्वत प्लस आरोही, पर्वत पर चढ़ने वाला, उसको क्या कहते हैं? पर्वतारोही। तो विकल्प संख्या 1 जो है वह प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है, क्योंकि आरोही का जो विपरीतार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? अवरोही होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है आस्तिक का विलोम होगा। बहुत ही आसान सा है। विकल्प संख्या 2 आपको दिख रहा है और आपके आंसर भी कमेंट बॉक्स में आ गए हैं। बिल्कुल सही है। आस्तिक का क्या होता है? नास्तिक होगा। क्या होगा? नास्तिक। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हुए, जरा का विलोम क्या होगा? तो जरा का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा होता है। तो बुढ़ापे का क्या होगा? यौवन होगा। क्या होगा? यौवन होगा। विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। राधे राधे कर दीजिए, पर राधे राधे लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 20 में बढ़ते हुए, असंदिग्ध पद का अर्थ क्या है? संदेह रहित होगा, निश्चित होगा, सुनिश्चित होगा या निश्चित होगा। असंदिग्ध का अर्थ मना, रहित के लिए होता है, तो जिस पर संदेह नहीं हो, संदेह रहित हो, वह क्या होगा? आपके असंदिग्ध पद का अर्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संदेह रहित। यानी संदेह रहित कह दो या असंदिग्ध कह दो तो वह क्या हो जाएगा? सही है। प्रश्न संख्या 21, कम या नपा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं। जो कम खर्च करे या नपा तुला खर्च करे उसे क्या कहेंगे? मक्खी चूस कहेंगे? नहीं। कंजूस कहेंगे? नहीं। मित भोजी? नहीं। मित वही बिल्कुल सही है। उसको क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द में मित व्ययी कहेंगे। क्या कहेंगे? मित व्ययी। सोच समझकर या बहुत कम मात्रा में क्या करने वाला प्यारे विद्यार्थियों? खर्च करने वाला क्या कहलाएगा? मितव्ययी कहलाएगा। प्रश्न संख्या 22, अकर और आकर का क्रम सही अर्थ है। अकर का न करने योग्य और आकर का खजाना, फिर आकर का न करने योग्य और इसका खान, अकर का पहाड़, आकर का सूर्य, देवता या जल। तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अकर का अर्थ होता है न करने योग्य, आकर का अर्थ क्या होता है? खजाना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? खजाना नहीं होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? खान होता है। क्या होता है? खान। रत्नाकर, रत्नों की खान कहते हैं ना। रत्न प्लस आकर क्या हो गया? रत्नाकर, रत्नों की खान। तो विकल्प 2 जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 22 का विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। ले लिया स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया आधी और आधी समश्रुत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ किस क्रम में है? किस क्रम में सही अर्थ दिया गया है? प्रारंभ और अंत, पूर्व और पश्चात, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और मानसिक कष्ट ये भाग के 2 टुकड़े। तो आधी तो क्या होता है? किसी भाग के 2 टुकड़े होते हैं, और यह जो आधी होता है इसको मानसिक कष्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानसिक कष्ट को कहा जाता है। तो विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है किस क्रम में सही मेल नहीं है? किस क्रम में सही मेल नहीं है? ग्रह का अर्थ दशा होता है क्या? तो बता दीजिए। ग्रह का अर्थ क्या होता है? नक्षत्र होता है। तो सही मेल नहीं है, यहीं पे आ गया। किसका? ग्रह का घर होता है। आगे और देख लेते हैं। चिर यानी छोटे की मात्रा बहुत समय, बड़ी की मात्रा लगी च में, चीर वस्त्र का खंड, ये सही है। तरणी छोटी की मात्रा सूर्य, तरणी बड़ी की मात्रा नाव, सही है। मात्र केवल के लिए होता है, मातृ माता के लिए। तो
तो विकल्प संख्या 1 जो है वह प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है, क्योंकि ग्रह का जो दशा दिया हुआ है, दशा नहीं होकर के क्या होता है, नक्षत्र होता है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। तद्भव पूछा गया है भाई, बांझ, बधिर, वत्स या वणिक। तो देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुनिए इसमें क्या होता है। जो बधिर होता है, बधिर तो क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। तो बधिर का क्या होगा, मुझे बता दो सबसे, क्या होगा बधिर का, फटाफट से बताओ। बधिर किसको कहते हैं, बहरे को, बिल्कुल सही। क्या है, बहरा। वत्स किसको कहते हैं, वत्स तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम। बछड़ा किसको कहते हैं, बताओ, बछड़ा या बच्चा, बछड़ा या बच्चा। वणिक किसको कहते हैं, बता दो फटाफट से। वणिक किसको कहते हैं, वणिक। बहुत ही आसान सा, ये तो आपको आता ही होगा। बता दीजिए मुझे क्या है, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट में, देख रहा हूँ क्या आ रहे हैं कमेंट। क्या होगा, बनिया। क्या होगा, बनिया। हाँ भाई सही बता रहे हो। बाज जो होता है ना, ये तद्भव है। क्या है, तद्भव है। और इसका जो तत्सम होता है वह क्या होगा, बंध्या होता है। क्या होता है, बंध्या। ये इसका तत्सम है। पूछा है तद्भव, विकल्प 1 बांझ। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न संख्या 26 में क्या पूछा गया है वह हम देखने वाले हैं। किस क्रम में तत्सम शब्द है, तत्सम पूछा है भाई। आमलक, आमलक क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा यह जान लीजिए, आंवला। आंवला को ही आमलक कहते हैं। कतरन, ऊंट और ईख। कतरन है ना, ईख को क्या कहते हैं बताओ, इक्षु। इक्षु तत्सम। ऊंट का उष्ट्र और कतरन का क्या होगा बता दो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। कतरन का क्या होगा ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आमलक यानी आंवला। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर विकल्प 1 होगा। प्रश्न संख्या 27, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, ज्योत्सना, तदुपरांत, झांसी या तनखा। बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है, फटाफट से बताइए। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, ज्योत्सना में है, तदुपरांत में है। बताइए किस में है, ज्योत्सना में है, तदुपरांत में है, झांसी में है या आपके तनखा में है। तो देखिए शुद्ध शब्द क्या होगा आपके प्यारे विद्यार्थियों, तनखा। बिल्कुल, जिसका इंतजार सभी को रहता है ना। झांसी जो है ना वह इस प्रकार लिखी जाती है, झांसी जो है वह इस प्रकार लिखी जाती है। तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है। ज्योत्सना जो है उसमें स भी आधा आता है, जो माफ कीजिएगा आधा जय, ज्योत्सना इस प्रकार आता है। तो ये तो सही रूप है। विकल्प 4 जो है यह शुद्ध रूप है। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हुए, 27 की ओर माफ कीजिएगा, सॉरी गलती हो गई भाई। प्रश्न संख्या 28 की ओर हो जाती है, मानव स्वभाव में गलतियां होती रहती है। किस क्रम में सही शुद्ध है, अरण्य, आह्लाद या आंट। उज्जैनी, उच्छिष्ट, उहापों, इरिंजहार, इप्सित, ऐतिहासिक, अहोरात्रि, अहोतनी, अन्विष्ट। तो देखो अरण्य, अरण्य, आह्लाद, आह्लाद नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों, आह्लाद होता है। क्या होता है, आह्लाद होता है। ठीक है, ये तो ये हो गया। आकंठ होता है, आंट नहीं होता, आकंठ होता है। ये गलत। उज्जैनी सही लिखा हुआ है, उच्छिष्ट भी सही, उहापो। तो विकल्प 2 में तो भाई सभी शब्द शुद्ध है। इजहार होता है, इप्सित होता है, ऐतिहासिक सही है। अहोरात्रि, अहोरात्र होता है, अहोरात्रि नहीं होता है ना, अहोरात्र होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, प्रश्न संख्या 29 पूछा गया है किस क्रम में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो देखो सौंदर्यता नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, सौंदर्य ही शब्द होता है। शुद्ध शब्द कहते हैं सौंदर्य। कविंद्र में व के बड़ी ई की मात्रा होती है। एकत्रित नहीं होता, एकत्र सही शुद्ध शब्द है। निहारिका बिल्कुल सही है। तो विकल्प 4 प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हुए आज की क्लास में, निम्नलिखित मुहावरे में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है। बालू की भीत उठाना का अर्थ व्यर्थ प्रयास करना। बगले जागना, जवाब न दे पाना सही है। राग बिगड़ना, स्वर बेसुराना।
लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। इसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो देखो लहू का घूंट जो है क्रोध को दबाना नहीं होगा, कहीं ना कहीं अर्थ जाता है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए ना तो लहू का घूंट पीना क्या होगा, अपमान सहन करना होगा। क्या है, अपमान सहन करना। दांत भींचना, क्रोध दबाना या क्रोध करना हो जाएगा। ठीक है, तो लहू का घूंट पीना क्या होगा, अपमान सहना। ये अगर विकल्प में नहीं हो और कोई विकल्प में नहीं हो तो फिर आप वो कर सकते हो। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अपने बहुत ही अच्छे 30 प्रश्नों को हल किया है और ये आपकी परीक्षा में इनमें से बहुत से प्रश्न छपने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए गुरु आज्ञा क्लासेस आती है। हमारे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मात्र हम पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी नहीं करवा रहे, हिंदी लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला विषय है हिंदी व्याकरण जो है। तैयारी कीजिए, आगे तक कीजिए। हमारी आप सभी को शुभकामनाएं कि पीटीटी का आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, बीएसटीसी का एग्जाम अच्छा हो, और जब आप ये एग्जाम करके बीएड और बीएसटीसी करें, उसके बाद जब आप, अगर सरकार रीट का कराती है तो रीट का अगर एक एग्जाम कराती है तो एक एग्जाम, तो आप वापस यही हिंदी आपकी उसमें काम में आने वाली है। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की या अन्य की, तो उसमें भी हिंदी काम आने वाली है। लेकिन सभी विषयों में हिंदी विषय आपके काम आने वाला है, अंग्रेजी विषय आपके काम आने वाला है। इसलिए बिना देरी किए कभी भी क्लासों को छोड़े नहीं। ये ना छोड़े तो बीएसटीसी या पीटीटी नंबर आ गया, नहीं। आगे आने वाले कंपटीशन के लिए अभी से आप जब तैयारी करेंगे तो आप जब एग्जाम देने बैठेंगे ना तो पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।